हाय स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री की ऑन क्लासेस में तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 1 का लेक्चर नंबर 5। इसमें हम पढ़ेंगे कुछ टाइप ऑफ एक्शन हमारे जो छूटे हुए थे। हमने टाइप ऑफ एक्शन के बारे में बात कर रखी है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जैसे कि ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, ऑक्सीकरण और अपचयन क्रियाएं, ये हमारे टॉपिक छूटे हुए हैं। इनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक हो जाएगा क्या, ऑक्सीकरण तथा अपचयन क्रियाएं। ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाएं। ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाएं, इनको अगर समग्र रूप से बोलें, अगर हम इन्हीं के बारे में बात करें, अलग अलग बात करते हैं तो ऑक्सीकरण अलग होता है, अपचयन अलग होता है। लेकिन जब ये दोनों क्रियाएं एक ही अभिक्रिया में वो उपस्थित हों, यानी एक अभिक्रिया में कि एक पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा हो, एक का अपचयन हो रहा हो, तो ये समग्र रूप से रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है, अर्थात ऑक्सीकरण अपचयन। और ऑक्सीकरण को उपचयन भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। या इसको क्या बोलते हैं, उपचयन भी बोलते हैं। उपचयन, उपचयन भी इसका नाम होता है। और इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। और इसको बोलते हैं क्या, रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अभिक्रिया, अगर इन दोनों को हम मिला लेते हैं तो रेड का रिडक्शन का रेड ले लेते हैं, RED, और ऑक्सीडेशन का ऑक्स ले लेते हैं तो OX, रेडॉक्स। इसलिए इस अभिक्रिया का नाम, अगर समग्र रूप से दोनों क्रिया एक साथ पाई जा रही हैं तो इस अभिक्रिया का नाम क्या हो जाता है, रेडॉक्स अभिक्रियाएं। रेडॉक्स अभिक्रियाएं। मैंने कहा अगर अभिक्रिया अलग अलग हो रही है, ऑक्सीकरण अलग हो रहा है, अपचयन अलग हो रहा है, तो हम बोलेंगे ऑक्सीकरण और अपचयन सिर्फ बोलेंगे। लेकिन अगर अभिक्रियाओं में दोनों प्रोसेस अगर मौजूद है, यानी दोनों क्रियाएं मौजूद हैं, ऑक्सीकरण भी हो रहा है किसी पदार्थ का और किसी का अपचयन भी हो रहा है, तो वो समग्र रूप से क्या कहलाएगी, क्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ये आपको ध्यान रखना होता है। एग्जाम्पल के तौर पर पहले हम रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जानना ही पड़ेगा। क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता क्या है, तो हम पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो इसको भी डल कर रहे हैं, आगे देखते हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो एक हमारी शॉर्ट ट्रिक है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। तो ये ऑक्सीडेशन और इस तरफ लिख रहे हैं क्या, रिडक्शन, रिडक्शन। अब इसको आप समझ रहे हैं ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है, इसके बारे में जानिएगा। ऑक्सीजन का जुड़ना, नाम कहां से आया है ऑक्सीकरण का, तो ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज होते हैं दो, और अगर ऑक्सीजन के सामने मैंने प्लस लिखा है, इसका मतलब ये जुड़ रही है। क्या हो रही है, ऑक्सीजन जुड़ रही है। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। वहीं पर अगर ऑक्सीजन निकल रही हो तो ये क्या कहलाएगा, तब ये रिडक्शन कहलाएगा। ये बात अगर आपके समझ में आती है तो दो टर्म और बचते हैं इसी के अलावा। इनके अलावा अगर मैंने कहा ऑक्सीजन अगर जुड़ रही है तब ऑक्सीकरण होगा, और ऑक्सीजन अगर निकलेगी तो क्या होगा, अपचयन होगा। लेकिन इसके बावजूद अगर हाइड्रोजन जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, और यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव की बात करेंगे, बताते हैं अभी, हाइड्रोजन निकले या फिर इलेक्ट्रॉन निकले तो इसका क्या होगा, तब भी ऑक्सीकरण ही होगा। यानी कि ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन अथवा इलेक्ट्रॉन निकले तो इसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण कहेंगे। इसके विपरीत ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना या इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, ये भी अपचयन कहलाएगा। मैंने कहा ये इधर की प्रोसेस ऑक्सीकरण है और इधर की प्रोसेस अपचयन होती है। ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन अथवा इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण हो जाता है, ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन अथवा इलेक्ट्रॉन का जुड़ना अपचयन हो जाता है। लेकिन बात यहाँ पर ऑक्सीजन की ही नहीं आती है। अगर माइनस चार्ज ऑक्सीजन पर है तो इसको मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन निकले जुड़े या फिर ऑक्सीजन के जैसी कोई स्पीशीज, यानी कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज अगर जुड़ रही है तब भी ऑक्सीकरण ही करेगी। और यहाँ पे प्लस लगाने का मतलब यही है, इलेक्ट्रॉन को छोड़कर बाकी सबके आवेश का कोई मतलब है। हाइड्रोजन जुड़ रहा है, ये कोई एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम जुड़ रहा है, तब क्या होगा, यहाँ जुड़ने की बात है तो रिडक्शन होगा, निकल रहा है तो ऑक्सीडेशन होगा। ये आपको ध्यान रखना है। इसी संकल्पना के आधार पर आप रिडक्शन और ऑक्सीडेशन देख सकते हैं। और एक बात होती है, अगर ऑक्सीकरण संख्या विधि अगर देखें तो ये तो हो जाता है क्या, ये ऑक्सीजन मेथड हो जाता है, ये हाइड्रोजन मेथड हो जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन संकल्पना हो जाती है। लेकिन यहाँ पर अगर ऑक्सीकरण संख्या की बात करें, ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या विधि से तो आप एक चीज देखिएगा,
ऑक्सीकरण संख्या विधि। अगर यहाँ पर हम बात करें -3 -2 -1 और फिर 0 फिर +1 +2 +3, अगर आप इधर से इधर जा रहे हैं ऑक्सीकरण संख्या आपकी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, अगर वृद्धि हो रही है तो ये क्या कहलाएगा, ये ऑक्सीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। कहने का मतलब है अगर माइनस से आप प्लस की ओर जा रहे हैं, यानी इस तरफ से इस तरफ की ओर जा रहे हैं, तो ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है, और ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होगी तो कौन सी प्रोसेस कही जाएगी, ऑक्सीकरण कहा जाएगा। लेकिन वही विपरीत इसके अगर देखा जाए, अगर हम इस तरफ से यानी ऑक्सीकरण संख्या अगर इधर घटते हुए क्रम में चल रहे हैं, ऑक्सीकरण संख्या में अगर कमी आ रही है, ऑक्सीकरण संख्या में कमी अगर आ रही है, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, इस प्रोसेस को नाम दिया जाएगा अपचयन। क्या नाम दिया जाएगा, अपचयन। तो ये ऑक्सीकरण और अपचयन की दो संकल्पनाएं, दो आपको मेथड याद रखने, ये शॉर्ट ट्रिक होती है, इनसे जरूर आप ऑक्सीकरण और अपचयन को पहचान पाएंगे। फर्स्ट मेथड ये हो जाएगा और सेकंड हमारा हो जाएगा ये ऑक्सीकरण संख्या विधि। तो ये दो चीजें आपको याद कर लेनी है, इनको नोट कर लेना है। अब आगे बढ़ते हैं इनके एग्जांपल्स की ओर। तो होता क्या है, परिभाषा बता सकते हैं यहाँ से, इनकी परिभाषा यहीं से बताना आपको आसान हो जाएगा। ऑक्सीकरण अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, ऑक्सीकरण ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना, या फिर इलेक्ट्रॉन संकल्पना पे आते हैं तो इलेक्ट्रॉन का निकलना भी ऑक्सीकरण है। दूसरी बात आती है अपचयन। अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन का निकलना, यानी ऑक्सीजन निकल रहा हो या हाइड्रोजन जुड़ रहा हो या फिर इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हो, तो ऐसी संकल्पनाएं क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण या अपचयन हो जाती है। इनके बारे में आपने जाना। अब एग्जांपल्स पे आते हैं, पहले थ्योरी लिख लेते हैं। तो यहां से आप देख सकते हैं वेव क्रियाएं, वेव क्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन परमाणु, चलिए परमाणु समझ में आ रहा है, परमाणु या अणु जो भी होगा, ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन अथवा इलेक्ट्रॉन निकले, क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण तथा, अब दूसरी बात आते हैं यहां से, ये ऑक्सीकरण की परिभाषा होगी, तथा ऑक्सीजन निकले या हाइड्रोजन तथा इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, ऑब्लिक लगा सकते हैं, यहां पर आप ऑब्लिक लगा लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन जुड़े, अपचयन कहलाता है। तो ऑक्सीजन या ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन अथवा इलेक्ट्रॉन का निकलना, वही दूसरी बात ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन अथवा इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। तो अब एग्जांपल पर आते हैं, ऑक्सीडेशन के एग्जांपल देखते हैं कुछ। ऑक्सीडेशन, और मैंने कहा अगर दोनों क्रिया साथ साथ पाई जा रही है तो ऐसी क्रियाओं को रिडॉक्स क्रिया कहते हैं। उसके भी एग्जांपल अभी दे देते हैं आपको। तो ऑक्सीकरण में अगर हम कह लें कार्बन ले लिया और इसमें ऑक्सीजन जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, CO2 बन जाती है। तो कार्बन और ऑक्सीजन का जुड़ना, क्योंकि कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ रही है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है और ये हो जाता है कार्बन का ऑक्सीकरण। तो ये एग्जाम्पल नंबर 1 हो जाएगा, ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो जाएगा। सेकेंड हो जाता है, यहीं पर अगर सल्फर प्लस ऑक्सीजन ले लेते हैं तो क्या बन जाता है, S प्लस O2 है तो क्या बन जाएगा, SO2 बन जाएगी। क्या बन जाएगी, S प्लस O2। तीसरा ले लेते हैं, अगर कोई धातु है Na है और यहाँ पे 4Na है प्लस O2 डाल दे रहे हैं तो इसका भी ऑक्सीकरण हो जाता है, ऑक्सीजन जुड़ रही है तो Na2O बन जाएगा, कितने मोल, 2 मोल। ये सोडियम है, सोडियम 4 मोल लेंगे, 2 ऑक्सीजन लेंगे, 1 ऑक्सीजन 2 सोडियम से जुड़ेगी तो 2 ऑक्सीजन 4 सोडियम से जुड़ेंगे, Na2O4 बन जाता है, Na2O4 सोडियम ऑक्साइड हो जाता है। यहीं पर अगर हम बात करें 4th नंबर एग्जांपल की, तो
कॉपर लेंगे, कॉपर ध्यान रखिएगा, प्लस O2 लेंगे, कितने मोल लेंगे, 2 मोल कॉपर और O2 लेंगे, इसको जलाएंगे तो क्या बन जाएगा, C2CuO बन जाएगा, क्यूप्रिक ऑक्साइड बन जाता है। क्या बन जाता है, क्यूप्रिक ऑक्साइड बन जाता है। आप एग्जांपल में सारे के सारे लिख सकते हैं। ये कार्बन है, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, ये सल्फर, ये ऑक्सीजन, ये सोडियम, ये ऑक्सीजन, ये कॉपर, ये ऑक्सीजन। इसमें कुछ लिखाने की कोई खास जरूरत नहीं। यहाँ पे अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाई ऑक्साइड, ये सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाई ऑक्साइड, और ये सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, और ये क्यूप्रिक ऑक्साइड हो जाएगा। चलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड, ये जगह नहीं है नीचे, क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्यूप्रिक ऑक्साइड दो होते हैं, ध्यान रखिएगा, एक क्यूप्रस ऑक्साइड और एक क्यूप्रिक ऑक्साइड। नोट कर लीजिएगा इसको। अगर इनके अदर एग्जांपल भी देखना चाहें तो उनको भी देख सकते हैं। कुछ आयनिक फॉर्म में भी अगर क्रियाएं हो रही हैं तो उनमें भी ऑक्सीकरण होता है इलेक्ट्रॉन की संकल्पना को लेकर। तो अन्य एग्जांपल कुछ देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर Zn है, Zn में अगर ऑक्सीजन जुड़ रही है ZnO, ये 2Zn प्लस O2 क्या बनेगा, 2ZnO बन जाएगा। ऐसे ही कैल्शियम ले लेते हैं, कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन ले लेते हैं O2, इसको जलाएंगे कैल्शियम को तो 2 कैल्शियम 2 ऑक्सीजन से जुड़ जाती है, ये बनाएंगे क्या, 2CaO। ये आपको ध्यान रखना होता है। तो और यहाँ पर एक ले लेते हैं, जैसे एक ऑक्सीजन है और अगर ऑक्सीजन निकल रही है, हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, तब उसमें अलग मेथड हो जाता है। तो ये क्या है, जिंक ऑक्साइड का बनना, कैल्शियम ऑक्साइड का, यानी किसी भी धात्विक ऑक्साइड का बनना एक प्रकार की कैसी क्रिया है, ऑक्सीकरण क्रिया ही होती है। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन संकल्पना की बात करें तो Fe++ अगर है, यानी ये फेरस आयन है, अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन हम जोड़ दें, आप कीजिएगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो ये Fe3+ में बन जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन और निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये यहाँ इलेक्ट्रॉन लिखा जाएगा। तो ये ऑक्सीकरण की क्रियाएं सारी की सारी हो जाती है, ये ऑक्सीकरण के एग्जाम्पल बन जाते हैं। तो यहाँ फेरस से फेरिक बन गया, एक इलेक्ट्रॉन बाहर, कैल्शियम ऑक्सीजन से क्रिया करके जलकर क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड बना लिया। जिंक जलता है ऑक्सीजन के साथ तो जिंक ऑक्साइड बना लेता है। ये आपको ध्यान रखना है, इसमें आसान सी चीजें आप आसानी से लिख सकते हैं, नाम हम बोल ही दे रहे हैं। अब आते हैं अपचयन क्रियाओं पर। तो ये अपचयन क्रियाओं, ऑक्सीकरण क्रियाओं के एग्जाम्पल थे। अब हम लिखेंगे किसके, अपचयन, रिडक्शन के एग्जाम्पल। रिडक्शन, अब रिडक्शन में अगर हम बात करें, जैसे कि क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा तो क्या होगा आपको पता है, अपचयन हो जाएगा। तो यहाँ जैसे CuO है और इसमें अगर हाइड्रोजन आप जोड़ रहे हैं, H2 जोड़ रहे हैं, तो ये H2O इससे क्या करेगा, ऑक्सीजन को निकाल लेगा। और ऑक्सीजन का निकलना भी क्या कहलाता है आपको पता है, Cu बचेगा और H2O निकल जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन संख्या यहाँ पर कितनी थी, +2 थी, और यहाँ पर क्या हो गई, 0। अब अगर ऑक्सीजन संख्या घट रही है, यहाँ से +2 से क्या हो रही है, 0 हो रही है, तो आप देख रहे हैं ऑक्सीजन संख्या घट रही है। और जब ऑक्सीजन संख्या घटती है तो मैंने बता रखा है क्या होता है, अपचयन होता है। एक बार एक और ले लेते हैं, Zn है और ZnO है, जिंक ऑक्साइड है, इसमें अगर कार्बन डाल देते हैं, ग्रेफाइट डाल देते हैं, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है और जिंक बना लेता है, यानी जिंक निकल गया और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाता है। तो यहाँ पर इस पदार्थ का क्या हो रहा है, इस पदार्थ का आप देख सकते हैं क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। वैसे ही यहाँ पर अगर हम बात करें, C है और CO2 है, अगर CO2 है और इसको अगर तोड़ा जाए, C+O2 में अलग अलग टूट जाते हैं, तो ये पदार्थ की क्रिया, कार्बन डाइऑक्साइड अगर कार्बन में और ऑक्सीजन में टूट जाती है तो इसको क्या कहा जाता है, इसको भी अपचयन कहा जाता है। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हो जाते हैं, अपचयन के एग्जाम्पल हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रही है, ऑक्सीजन जुड़ रही है, सॉरी माफ कीजिएगा, ऑक्सीजन निकल रही है और हाइड्रोजन क्या हो रहे हैं, जुड़ने चाहिए। तो हाइड्रोजन का एग्जाम्पल देख लीजिएगा, जैसे एक एग्जाम्पल होता है वनस्पति तेल, वनस्पति तेल,
प्लस इसमें क्या करते हैं, हाइड्रोजन डालते हैं और निकल उत्प्रेरक डालते हैं, एनआई उत्प्रेरक। तो इसको जब गर्म करते हैं तो ये क्या बन जाता है, वनस्पति तेल बन जाता है, वनस्पति तेल बन जाता है। तो ये भी एग्जांपल किसका हो जाता है, अपचयन का एग्जांपल हो जाता है। तो ये 4th नंबर एग्जांपल जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाता है, 4th नंबर एग्जांपल आपका सर्वाधिक पूछा जाने वाला है। इसमें अगर 5th नंबर की बात करें और ले लेते हैं अपचयन में, तो जैसे अगर हम बात करें एथिलीन ले लिया मैंने, C2H4, C2H4। अब इसमें क्या किया मैंने, 2 हाइड्रोजन डाल दिए और इसको भी प्रेजेंस में दे दी किसकी, निकल के उत्प्रेरक की उपस्थिति में उत्प्रेरक डाल दिया और इसको गर्म कर दिया, फिर हाइड्रोजन जुड़ जाता है और एथेन बन जाता है, C2H6 बन जाता है। ये एथिलीन होती है, एथिलीन होती है और ये एथेन होता है, ये एथेन होता है। ये एग्जांपल बन जाते हैं इसके। कुछ अन्य एग्जांपल इनके देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन संरचना पर अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, निकलेंगे। ऑक्सीजन जुड़ रही थी, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, जुड़ेंगे इस बार, क्योंकि अपचयन की बात है, अपचयन होगी, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं और अपचयन में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो यहाँ पर चलिए देखते, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीजन क्या होगा, जुड़ेगा और यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन निकलेगा। हाइड्रोजन यहाँ क्या होंगे, निकलेंगे और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, यहाँ निकलेंगे। तो ऑक्सीजन में निकलते हैं और अपचयन में इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, जुड़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा। तो यहाँ अपचयन जुड़ने वाले देख लेते हैं। Fe है, 3+ है, इसमें अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया तो ये बन जाएगा क्या, Fe++। ये फेरिक था और ये फेरस हो जाएगा, फेरिक और ये क्या बन गया, फेरस बन गया। तो ये क्लियर हो जाती है। एक और ले लेते हैं, जैसे कि Cu++ है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें भी जोड़ दिया तो क्या बन गया, Cu+ बन जाएगा। ये भी क्यूप्रिक था, क्यूप्रिक था और क्या बन जाएगा, Q+। तो ये एग्जांपल बन जाते हैं कुछ। इनमें इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे होते हैं। क्लोरीन अगर लेना चाहें तो Cl2 ले लेते हैं, Cl2 लेते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं, Cl2 लेंगे प्लस इसमें 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। तो ये बन जाएगा क्या, Cl- बना लेंगे कितने, 2। तो ये क्लोरीन था, इलेक्ट्रॉन जुड़ गया, क्लोराइड बन गया। तो ये सब क्या हो रहे हैं यहाँ पर, ऑक्सीकरण और अपचयन एग्जाम्पल मिल गए। ये सारे एग्जाम्पल्स अपचयन के हो गए। आपने देखा ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है। अब आते हैं ऊष्माशोषी और ऊष्मक्षेपीय क्रियाओं की ओर। अगली हमारी हेडिंग हो जाएगी ऊष्माशोषी और ऊष्मक्षेपीय क्रियाएं। ऊष्माशोषी तथा ऊष्मक्षेपी, ऊष्मक्षेपी अब क्या है, ऊष्माशोषी तथा ऊष्मक्षेपी क्रिया है। इसको कहते हैं ऊष्माशोषी इंडोथर्मिक, इंडोथर्मिक, और ये ऊष्मक्षेपी है, बाहर निकालती है, तो इसको क्या कहेंगे, एंड एक्सो, एक्सो, ये एक्सो हो जाएगा। वो इन हो रही है, इसमें एक्स हो रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। हाँ, रिडॉक्स वाला एग्जांपल छूटा हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं अगर चाहें तो। Fe अगर ले रहे हैं प्लस और प्लस ले रहे हैं Sn++, तो ये 3 चार्जेस पर ले लेते हैं। और इधर ये बनाएगा क्या, ये फेरिक और ये स्टेनस, ये बनाएंगे क्या, अगर इसमें क्लोरीन आप 3 देख रहे हैं, यहाँ 2 होंगे, ये बना लेगा, क्या बनाएगा, Fe2+ ले लेगा और साथ में क्या लेगा, Sn4+ ले लेगा, 4+, Sn4+ हो जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है, और बढ़ने पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे +2 है और यहाँ कितना हो रहा है, +4 हो रहा है। तो यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है और यहाँ पर देखिएगा फेरिक है और यहाँ से फेरस हो रहा है, यानी यहाँ पर +3 ऑक्सीकरण संख्या है और यहाँ पर +2 ऑक्सीकरण संख्या है। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या क्या हो रही है, घट रही है, अर्थात यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है तो ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण, और यहाँ पर घट रही है तो इसमें क्या होगा, अपचयन।
तो देख सकते हैं एक ही अभिक्रिया में दो पदार्थ हैं जिनका एक का ऑक्सीकरण हो रहा है और एक का अपचयन हो रहा है, तो ऐसी क्रिया क्या कहलाती है? रेडॉक्स क्रिया कहलाती है। मैंने एग्जांपल में सामने दिया आपको रेडॉक्स, तो ये रेडॉक्स का एग्जांपल बन जाती है ऐसी क्रियाएं, इनको देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। तो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक क्रियाएं, तो वे क्रियाएं जिनमें ऊष्मा का क्या होता है? अवशोषण होता है, ऊष्मा शोषित क्रिया कहलाती हैं। और वे क्रियाएं जिनमें ऊष्मा का क्षेपण होता है, यानी ऊष्मा अपनी थोड़ी निकाल देती है, क्या कहलाती है? ऊष्मा क्षेपीय क्रियाएं। तो आइए देखते हैं, अब पहले यदि हम पढ़ते हैं ऊष्मा शोषी क्रियाएं, तो ऊष्मा शोषी के बारे में पढ़ते हैं। ऊष्मा शोषी क्रियाएं, ऊष्मा शोषी क्रियाएं। तो क्या होती है ऊष्मा शोषी क्रियाएं? ऐसी हम बात करेंगे वे क्रियाएं, अब क्रियाएं, वे क्रियाएं जिनके पूर्ण होने में ऊष्मा अवशोषित होती है, मतलब दी जाती है। ऊष्मा क्या हो जाती है? दी जाती है, अर्थात क्रियाओं में ऊष्मा अवशोषित होती है। अवशोषित होती है, क्या कहलाती हैं? ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहलाती है, अपक्रिया कहलाती हैं। और खास बात ये होती है कि ऐसी क्रियाएं जो होती हैं, अब इनको पहचानते कैसे हैं? तो ये क्रियाएं जो होती हैं, इनको जब, जैसे कि हम अगर बात करें चूने में अगर हम देखें, चूने में पानी डालते हैं तो उसमें ऊष्मा निकलती है, अर्थात वो ऊष्मा को शोषण कर रही, अवशोषित ना करके उत्सर्जित कर रही है। लेकिन अगर हम यहीं पर अगर बात करें, जल में हम यूरिया डालते हैं और यूरिया को अगर छुएंगे तो वो हमें ठंडक महसूस होती है। वो हमें कैसे महसूस होगी? ठंडी विलयन जो हमें मिलेगा वो ठंडा महसूस होता है। इसका कारण ये होता है कि वो ऊष्मा को एनवायरनमेंट से अवशोषित कर लेगी। तो ये क्रियाएं बताती हैं कि इसमें हमेशा उत्सर्जन क्या होगा? ऊष्मा का उत्सर्जन नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? अवशोषण होता है। ऊष्मा शोषी होती है, ऊष्मा को अवशोषित करती हैं। अब एग्जाम्पल के रूप में हम ले सकते हैं, एग्जाम्पल के रूप में लेंगे, जैसे कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का बनना NO कितना है? N2 लेंगे प्लस O2 लेंगे, चलिए K कैलोरी लिख देते हैं, किलो 0 हुई, किलो कैलोरी उसमें लगती है। और ये क्या बना लेते हैं तब? ये बनाएंगे 2 मोल NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बना लेते हैं। अब आपको यहाँ पे देखना क्या होता है, इसकी एंथैल्पी जो होती है, अगर आपको पता हो तो ये एंथैल्पी डेल्टा H लिखी जाती है, सॉरी H1 लिखी जाती है, और बाद की जो एंथैल्पी होती है, टोटल एंथैल्पी, उसको H2 लिखते हैं। और एंथैल्पी परिवर्तन कैसे निकालते हैं? क्योंकि इस टोटल एंथैल्पी में अगर हम बात करें, बाद वाली से पहले वाली हम घटा देते हैं, तो इसकी जो एंथैल्पी होगी टोटल, उसमें से ये एंथैल्पी हम क्या करेंगे? घटा देंगे। तो H2 माइनस H1 करेंगे, अगर हम H1 क्या करेंगे? H2 माइनस H1, बाद वाले में से पहले वाली घटाएंगे तो हमें जो निकल के मिलेगा वो कितना हो जाएगा? डेल्टा H मिल जाएगा। इसको एंथैल्पी परिवर्तन कहते हैं। और इस एंथैल्पी परिवर्तन क्या होता है? टोटल ऊष्मा, इस निकाय में या क्रिया में कितनी कुल ऊष्मा मौजूद है, तो उसकी बात हो रही है। अब एंथैल्पी परिवर्तन अगर आपको निकालना है, तो क्योंकि यहाँ पर ऊष्मा इसको इतनी ऊष्मा दी गई है, तो इसकी ऊष्मा ज्यादा हो जाएगी, यानी H2 क्या हो जाएगा? ज्यादा होगा, और H1 जो होगा वो हमेशा क्या होगा? कम हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, H2 जो होता है, H2 एंथैल्पी परिवर्तन वो कैसा हो जाता है? और सीधे सीधे अगर हम पूरी क्रिया के लिए ले लें तो एंथैल्पी परिवर्तन हमारा टोटल जो होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव निकल कर आएगा, क्योंकि इसमें से जब ये वाली घटाएंगे तो ये वाला पॉजिटिव निकलेगा, सीधे सीधे ऐसे हम मान लेते हैं। तो ये जब पॉजिटिव निकल कर आएगा तो इसका मतलब ये होता है कि एंथैल्पी इसकी क्या हो गई? बढ़ गई, अर्थात इसने ऊष्मा को अवशोषित किया है। तो ऊष्मा शोषी क्रियाएं जो होती हैं उनकी एंथैल्पी हमेशा क्या हो जाती है? पॉजिटिव आती है, एंथैल्पी उनकी बढ़ के प्राप्त होती है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब माना कि इसकी अगर हम कुछ भी मान लें तो इसमें टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? ये बढ़ जाएगी, और जब ये बढ़ जाएगी तो इसमें टोटल योग हो जाएगा, तो इसमें एक्स्ट्रा इतनी एनर्जी इसमें ज्यादा होगी।
अर्थात इसमें से ये वाली घटा देंगे तो ये वाली हमें मिल जाएगी। तो डेल्टा एंथैल्पी जो आई है ये पॉजिटिव आई है, अर्थात इसमें ऊष्मा क्या हुई है, बढ़ गई है। और जब बढ़ गई है अर्थात इसमें से एंथैल्पी परिवर्तन इतना हुआ है। और सदैव हमेशा याद रखिएगा, सदैव ये एंथैल्पी परिवर्तन हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होता है। किसके लिए, तो ऊष्मा शोषी क्रियाओं के लिए। अन्य एग्जाम्पल में अगर हम देखना चाहें तो हम ले सकते हैं दूसरा एग्जाम्पल, इसको हटाते हैं या नोट कर लीजिएगा। एंथैल्पी परिवर्तन इनका कैसा होगा, सदैव हमेशा पॉजिटिव होगा। तो इनके लिए अगर ये स्टेटमेंट पूछा जाता है कि ऊष्मा शोषी क्रियाओं के लिए क्या होता है, डेल्टा एच, तो डेल्टा एच जो होता है वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होता है ऐसी क्रियाओं के लिए। अब इनके बारे में मैंने दूसरा एग्जांपल अगर बात किया है तो दूसरा एग्जांपल क्या हो जाएगा, एग्जांपल नंबर 2। इसमें ले लेंगे हम क्या, PCl5। अब जब इसको तोड़ेंगे तो इसमें ऊष्मा देनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, ऊष्मा देनी पड़ेगी। अब जब ऊष्मा देंगे तो ये टूटेगा, किसमें टूटेगा, PCl3 में प्लस Cl2 में, यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है। ये क्या है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है। और जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को हम ऊष्मा देते हैं तो ये गैसीय क्रिया हो जाती है ऊष्मा शोषी, यानी ये ऊष्मा को लेगा और ऊष्मा लेकर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में किसमें टूट जाएगा, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड में, किसमें टूटेगा, ट्राइक्लोराइड में, क्लोराइड तथा क्लोरीन गैस, ये क्या है, क्लोरीन गैस में टूट जाता है। ये आपको ध्यान रखना होता है। तो ये दूसरा एग्जांपल हो जाता है आपका। इसमें भी क्या होगी, इसकी ऊष्मा हमेशा कम होगी इसमें, और इसमें जब योग करेंगे तो आपको पता है बायां पक्ष और दायां पक्ष क्या होता है, बराबर होता है। जब टोटल उसमें ऊष्मा इसकी और टोटल ऊष्मा इसकी अगर जोड़ लेंगे तो बराबर होंगे। तो ये वाली एक्स्ट्रा आ गई है, अर्थात अगर इसमें से हम ये वाली निकालेंगे तो डेल्टा एच हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और ऐसे में जो पदार्थ हमारा बनता है वो कैसा होता है, वो हमेशा ठंडा प्राप्त होगा। अगर इसको हम टच करेंगे तो पदार्थ हमारा ठंडा होगा, और ठंडा होगा तो ये वायुमंडल से अपने क्या करेगा, ये ऊष्मा को अवशोषित कर लेगा, तब जाके बराबर आ जाएगा। तो ये इस तरह से होता है। पदार्थ को जब आप टच करेंगे उस समय जब ये उत्पाद दे रहा होता है तब उस समय ठंडा फील होता है। कैसा फील होता है, ठंडा फील होगा, ये ध्यान रखना बस। जैसे कि मैंने बताया कैसा महसूस होगा, तो ठंडा महसूस होगा। और मैंने कहा अगर जैसे विलयन ले रहे हैं किसका, अमोनिया का, तो अमोनिया के विलयन में अगर आप पहले क्या लिया, अमोनिया नहीं माफ कीजिएगा, यूरिया, अगर जल लिया और जल में यूरिया डाल दिया और यूरिया को डालने के बाद उसके विलयन को अगर हम टच करेंगे तो हमें ठंडक फील करता है। उसका कारण ये होता है कि उसमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है, वो ऊष्मा लेता है एनवायरमेंट से, तब जाके अपने ऊष्मा को पूर्ण करता है। तो ये एग्जांपल नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं तीसरा, थर्ड नंबर एग्जांपल। तीसरा एग्जांपल हमारा कौन सा होगा, एग्जांपल नंबर 3 में हम लेते हैं। तो इसमें बनाएंगे हम क्या, प्रोड्यूसर गैस भाप अंगार गैस होती है। भाप अंगार गैस क्या होती है देखते हैं। तो C लेंगे प्लस H2O डालेंगे, कार्बन डालेंगे और H2O डालेंगे, और इसमें 131.4 किलो कैलोरी उष्मा देते हैं। कितनी उष्मा देंगे, ये उष्मा दी जाती है, तब अपक्रिया होती है, और अपक्रिया होगी तो क्या बन जाएगा, अपक्रिया होगी तो कार्बन ऑक्सीजन को ले लेगा, CO बन जाएगा प्लस H2 बन जाएगा, और इन दोनों का मिश्रण जो होता है वो क्या कहलाता है, वाटर गैस कहलाता है। वाटर गैस या इसी को हम क्या कहते हैं, भाप अंगार गैस कहते हैं। क्या कहते हैं, भाप अंगार गैस, ये आपको ध्यान रखना है। वाटर गैस या फिर भाप अंगार गैस कहते हैं। और ये क्या होता है, कार्बन या ग्रेफाइट कह लीजिए, और ये होता है जल। अब इसको जब गर्म करते हैं तो इसमें क्या होगा, इसमें इतनी उष्मा देनी पड़ेगी, तो उष्मा देनी पड़ेगी तो ये किसका एग्जांपल बन जाएगा, ये भी उष्मा शोषी का एग्जांपल बन जाता है। और इसमें भी डेल्टा एच जो आएगा, डेल्टा एच कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये डेल्टा एच जो होगा एंथैल्पी परिवर्तन, वो कैसा आएगा, डेल्टा एच पॉजिटिव आएगा। अर्थात इसमें भी उष्मा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब उत्पाद बनेगा तो उसमें इस अभिकारक से इसकी उष्मा हमेशा क्या होगी, उत्पाद की ज्यादा होती है। तो डेल्टा एच जो आता है वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव होता है, बढ़ के आता है। तो बढ़ते हैं क्रिया की ओर। अगर एग्जाम्पल देखना चाहें तो एक और एग्जाम्पल है, कैल्शियम कार्बोनेट का भी एग्जाम्पल होता है। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या होता है, आप सूत्र जानते हैं, CaCO3। इसको अगर गर्म कर देंगे यानी उष्मा देंगे, उष्मा देने का मतलब ये होता है क्या करना, गर्म करना। तो गर्म करने पर क्या होगा, ये गर्म करेंगे तो ये CaO देगा प्लस क्या दे देगा,
CO2 देगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पे उष्मा आपको पता है क्रिया को दी जा रही है, जब उष्मा देंगे अर्थात गर्म करेंगे, यहाँ पे उष्मा देना पड़ता है तब जाके ये पदार्थ बनते हैं। तो ऐसी क्रियाएं क्या हो जाती है, उष्मा शोषित क्रियाएं। अब आते हैं उष्मा क्षेपीय क्रियाओं की ओर। तो अगली हेडिंग हो जाएगी हमारी कौन सी, उष्मा क्षेपीय क्रियाएं। उष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं क्या होती हैं, ये है इंडोथर्मिक रिएक्शन, सॉरी माफ करिएगा, इंडोथर्मिक नहीं एक्सोथर्मिक होंगी ये उष्मा क्षेपीय क्रियाएं। तो वे क्रियाएं, वे अभिक्रियाएं जिनके पूर्ण होने में या पूर्ण होने पर जिनके पूर्ण होने पर उष्मा क्या होती है, क्षेपित होती है, निकलती है, निर्मुक्त होती है, क्या कहलाएंगे, तो ये उष्मा क्षेपीय क्रिया कहलाती है। उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। और ऐसी क्रियाओं में अगर हम बात करें तो हमेशा जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है, H1 से H2 का मान, यानी H2 का मान हमेशा क्या हो जाएगा, कम होगा, और H2 से जब हम H1 घटा देंगे अर्थात माइनस कर देंगे H1, तो H1 जब माइनस करेंगे तो ये मान कम होता है, इसमें से जब ये घट जाएगा ये ज्यादा होगा तो ये इसमें कैसा आ जाएगा, डेल्टा H जो आएगा वो माइनस का आ जाता है। ऋणात्मक एंथैल्पी परिवर्तन आपको देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें से उष्मा क्या हो जाती है, निकल जाती है। H2 का मान मैंने कहा इसमें उष्मा निकल जाएगी, तो इसका मान जो H2 का होगा वो कम होगा। बाद वाला जो बना हुआ पदार्थ उसकी उष्मा कम होगी, क्योंकि उसमें से उष्मा पहले वाले पदार्थ से की अपेक्षा उसकी निकल गई है, तो ध्यान रखिएगा। और ऐसे पदार्थ कैसे महसूस होते हैं, तो ऐसे पदार्थ जो होते हैं वो गर्म महसूस होते हैं। जैसे चूने का पानी ले लेंगे, अगर जल डालते हैं उसमें चूने के पानी में, तो वो कैसा हो जाता है, जलने लगता है, अचानक से जल उठता है, तो इसमें क्या होता है, उसमें बाहर निकलने लगती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें अगर हम बात करें एग्जाम्पल देखना चाहें तो जैसे जल का बनना कह सकते हैं, H2 2 मोल लेंगे प्लस O2। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर हम फर्स्ट ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। तो H2 और O2 अगर लेंगे और ये बनेंगे तो क्या होगा, इसमें से बनेगा ये 2H2O बन जाएगा, और 2H2O बनने के साथ यहाँ पे उष्मा क्या हो जाती है, उष्मा रिलीज होती है। ये आपको ध्यान रखना है, और गर्म करने पर इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हाइड्रोजन गैस है, ये ऑक्सीजन है, और बना क्या है, जल। इसी तरह सल्फर लेंगे प्लस ऑक्सीजन ले लेंगे तो ये बनाएगा क्या, सल्फर डाइऑक्साइड बना देगा, क्या बना देगा, SO2 बना देगा। यहाँ पर भी उष्मा क्या होगी, उष्मा रिलीज हो जाती है। तो इसके एग्जाम्पल कुछ और भी देख लेते हैं, ये परिभाषा आप नोट कर लिए होंगे, अगर नहीं नोट किए तो नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला हम ले लेते हैं जैसे कि कार्बन का दहन देख लेते हैं, C+O2। ये एग्जाम्पल नंबर हमारा नेक्स्ट हो जाएगा, थर्ड नंबर एग्जाम्पल। यहाँ से थोड़ा स्पष्ट लिखते हैं, दूसरे पर से लिख दे रहे हैं। यहाँ पे हो जाएगा C+O2, और ये बनाएंगे क्या, CO2, और यहाँ पर क्या होगा, 94 किलो कैलोरी उसमें जो होती है वो बाहर रिलीज हो जाती है, ये आपको ध्यान रखना होता है। अगला एग्जाम्पल, चौथा एग्जाम्पल देखते हैं इसका। यहीं पर अगर हम बात करें C6H12O6, ये ग्लूकोज होता है, क्या होता है, ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, आपको पता ही है, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है, ये आपको पता है। ग्लूकोज है, इसको अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ा जाए, 6O2 की प्रेजेंस में तोड़ा जाए तो ये क्या बना लेती है, ये बनाएगा 6 मोल्स CO2 प्लस H कितने यहाँ पर 12 हैं, और ये बनाएंगे 6H2O, क्या बनाएंगे 6H2O। ये हो जाएगा, क्या बन जाएगा यहाँ, अब देख सकते हैं कितने ऑक्सीजन है, 6
हाँ ठीक है, बैलेंस है। अगर आपको संतुलित करना देखना है तो यहाँ पे 6 ऑक्सीजन यहाँ पर है और 6 दूना 12, 12 6 18 ऑक्सीजन इधर है, 6 दूनी 12 और 6 18 इधर भी है। कार्बन कितने हैं? 6 हैं, तो 6 कार्बन यहाँ पर भी है। हाइड्रोजन कितने हैं? 12 है, तो 12 हाइड्रोजन यहाँ पर है। अब क्रिया संतुलित है और इसमें यहाँ पे क्या होगी? उष्माशोषीय क्रिया, उष्माक्षेपीय क्रिया है, उष्माक्षेपीय क्रिया ये भी है। और ये जो होती है श्वसन क्रिया कहलाती है, क्योंकि आपको पता है हमारी बॉडी में ग्लाइकोलिसिस होती है। ग्लाइकोलिसिस, इस क्रिया को कहा जाता है ग्लाइकोलिसिस, क्योंकि इसमें ग्लूकोज का क्या होता है? विघटन होता है, टूट जाता है ग्लूकोज और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनता है, जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। तो ये ऑक्सीजन वायु हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड और ये जल बन जाता है, जो कि जीवों में क्या होता है? श्वसन की क्रिया का एक रासायनिक समीकरण होती है, श्वसन की क्रिया का ये होता है। और ये कैसी क्रिया होती है? तो उसमें शोषी क्रिया होती है, सॉरी उष्माक्षेपीय क्रिया होती है। ये एग्जाम्पल कई बार पूछा जाता है कि श्वसन किस प्रकार की क्रिया होती है, तो आपको बताना होता है कि श्वसन कैसी क्रिया होती है, उष्माक्षेपीय क्रिया होती है, क्योंकि उष्मा क्या होती है? इसमें से निकल जाती है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, 5th नंबर का एग्जाम्पल हो जाता है हमारा। इसमें अगर हम बात करें तो मेथेन को ले लेते हैं, CH4 को ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? CH4 और इसको क्या करते हैं? बर्न करते हैं O2 की प्रेजेंस में। तो इसको देंगे क्या? 2O2 देंगे, ऑक्सीजन देंगे और ये जलेगी। जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मेथेन जलती है तो CO2 देती है, प्लस 2H2O देगी, क्या देगी? 2H2O देगी। और साथ ही साथ यहाँ पर उष्मा निकलेगी, जो हमारी क्रिया का एग्जाम्पल बन जाएगी किस प्रकार की? उष्माक्षेपीय क्रिया की। तो इसमें टोटल एंथैल्पी जो इसकी होगी, उसकी इसकी एंथैल्पी से हमेशा क्या होगी? अधिक होगी, क्योंकि इतनी एंथैल्पी इसमें जो होगी वो निकल जाती है। अर्थात ये हमारी क्रिया कैसी बन जाती है? उष्माक्षेपीय क्रिया बन जाती है। ये आपको ध्यान रखना होता है। तो अब आगे हम बात करें अगर, तो यहाँ तक आपने समझ लिया उष्माशोषीय क्रियाएं क्या होती हैं और उष्माक्षेपीय क्रियाएं क्या होती हैं। तो ये हमारे अभी तक के क्रियाओं के प्रकार हो गए। हाँ, एक चीज और टॉपिक हमारा छूट रहा है। अब ऑक्सीकरण अपचायक क्रियाओं को मैंने पढ़ाते समय हालांकि मैंने बता भी रखा है कि ऑक्सीकारक और अपचायक क्या होते हैं, तो उनको ओरली सुन लीजिएगा। अब क्रियाएं क्या होती हैं अगर हम बात करें तो अब क्रियाएं कुछ ऐसी देखने को मिलती हैं जिनमें ऑक्सीकरण होता है, अपचयन होता है। तो ऑक्सीकरण जिसका होगा वो पदार्थ क्या कहलाएगा? वो अपचायक कहलाता है, क्योंकि वो ऑक्सीकरण खुद का कर रहा है लेकिन दूसरे का क्या करेगा? अपचयन करेगा। और जो अपचायक होते हैं वो क्या होते हैं? दूसरे के लिए ऑक्सीकारक, ऑक्सीकरण करते हैं, इसलिए वो ऑक्सीकारक कहलाते हैं। तो मैंने कहा अगर पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है, करण हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? ये अपचायक कहलाता है, अपचायक कहलाता है। जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा वो अपचायक कहलाता है। और जिस पदार्थ का अपचयन होता है, वो ऑक्सीकारक कहलाता है, ऑक्सीकारक कहलाता है। एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं SN मैंने लिया था, SN++ लिया था और साथ में Fe3+ लिया था, ठीक है ना। और यहाँ पर ये बन रहा था SN4+ बन रहा था और साथ में क्या बन रहा था? Fe2+ बन रहा था, यानी फेरिक था, फेरस हो गया, स्टेनस था, स्टेनिक हो गया। तो मैंने एक चीज बताई थी, ऑक्सीकरण संख्या अगर बढ़ रही थी तो क्या होता है? -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। अगर इधर जा रहा है तो आपको क्या मिल रहा है? इधर ऑक्सीडेशन मिल रहा है, और इधर आ रहा है अगर ऑक्सीजन संख्या घट रही है तो अपचयन होता है। ये आपको मैंने बता रखा है, अपचयन होगा, अपचयन। तो अगर ऑक्सीजन संख्या बढ़ रही है तो क्या होगा? उसका ऑक्सीजन होगा। देखिएगा यहाँ से देखिए, इसकी ऑक्सीजन संख्या कितनी थी? +2 थी और यहाँ पर कितनी होगी? +4 हो गई। तो इसकी ऑक्सीजन संख्या बढ़ गई। ये क्या है? ऑक्सीकरण हो रहा है, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। किसका हो रहा है? तो ये SN++ का इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, अर्थात ये ऑक्सीकृत हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीकृत हो रहा है, लेकिन ये क्या है? ये अपचायक है, अपचायक है। मैंने कहा जो ऑक्सीकृत होता है वो अपचायक होता है, जिसका ऑक्सीकरण होगा वो अपचयन करेगा दूसरे का, इसलिए अपचायक कहलाएगा। और यहाँ पर देखिएगा इसकी ऑक्सीजन संख्या क्या हो रही है? इसकी +3 है और यहाँ पे क्या है? +2 है। ऑक्सीजन संख्या घट रही है, अर्थात इसका क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। और अपचयन होगा किसका? इसका। ये अपचयित हो रहा है, अपचयित हो रहा है। और जिसका अपचयन होता है वो क्या कहलाता है? वो तो कहलाता है ऑक्सीकारक। ये आपको ध्यान रखना होता है। तो ये इतने पॉइंट्स हो जाते हैं। अब किसी भी पदार्थ में अगर ऑक्सीकरण और अपचयन हो रहा है तो ये आपको ध्यान रखना है। श्वसन वाली क्रिया में भी हो रहा था, क्योंकि वो भी एक ऐसी ही क्रिया है, रिडॉक्स क्रिया होती है। एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है और दूसरे का अपचयन होता है। ऑक्सीजन टूट रही होती है, सॉरी ग्लूकोज टूट रही होती है, ऑक्सीजन के साथ जल बना रही होती है और कार्बन डाइऑक्साइड बना रही होती है। तो आधे पदार्थ का क्या होता है? ऑक्सीकरण हो जाता है और आधे का क्या हो जाता है? अपचयन हो जाता है। तो हालांकि ऑक्सीकरण अपचयन आप आगे चल के पढ़ेंगे, ये समानुपाती और असमानुपाती
रिडॉक्स क्रियाएं होती हैं जिनको अलग अलग डिफाइन करके पढ़ा जाता है। इनमें एक ही पदार्थ का अगर ऑक्सीकरण अपचयन हो रहा होता है तो उनको असमानुपाती कहते हैं, और अगर अलग अलग पदार्थों का ऑक्सीकरण अपचयन हो रहा है तो उनको समानुपाती ऑक्सीकरण क्रियाएं या रिडॉक्स क्रिया कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा। अब आगे आते हैं, हमारा अगला टॉपिक हो जाएगा संक्षारण। संक्षारण क्या होता है? संक्षारण होता है जंग लगना। क्या होता है? संक्षारण, कोरोजन। कोरोजन, कभी कभी एच लगा देते हैं। कोरोजन, जंग लगना, इसको क्या कहते हैं हिंदी में? इसको दूसरी भाषा में कहते हैं जंग लगना। जंग लगना, तो ये आपको ध्यान रखना होता है। कोरोजन क्या होता है? संक्षारण। संक्षारण क्या होता है? अब एक चीज आपको ध्यान रखना होता है, आप देखते होंगे जो धातुएं होती है, धातुओं की वस्तुएं अगर आप एनवायरनमेंट में खुली छोड़ देते हैं तो उनमें क्या होता है, जो वायु की नमी वायु होती है और नमी होती है वायुमंडल में, तो उसको वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं और उसमें क्रिया करके जो धातु की वस्तुएं होंगी, जैसे कि लोहा वगैरह होते हैं, लोहे की चद्दर है, कोई वस्तुएं अगर पड़ी रहती हैं तो वायु और नमी की उपस्थिति में ये क्रिया करती हैं और क्रिया करके एक इलेक्ट्रोड सेल बना लेती हैं। अब इलेक्ट्रोड सेल कैसे बनाती हैं उसके बारे में बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो धातु होगी वो क्या कार्य करती है, उसका ऑक्सीकरण होने लगता है। ऑक्सीकरण जैसे ही होगा उसमें ऑक्सीजन जुड़ेगी तो उसका रंग जो होता है वो लाल या भूरा हो जाता है। मैंने कहा कोरोजन में जो धातुएं होती हैं, धात्विक वस्तुएं होती हैं, उनमें उनका ऑक्सीकरण होने लगता है जल और वायु की उपस्थिति में, जिससे उनके भार में क्या होता है, बढ़ोतरी हो जाती है, उनका भार बढ़ जाता है। और भार बढ़ने से उनका रंग कैसा हो जाता है, क्रिया करने से उनमें जंग की एक परत बन जाती है जो हल्के लाल या भूरे रंग की दिखाई देती है। तो हम बता सकते हैं परिभाषा क्या होगी इसकी, देखते हैं। तो संक्षारण, धातु की वस्तुएं, धात्विक वस्तुएं या धात्विक वस्तुएं वायु तथा नमी या जल कह सकते हैं, वायु तथा नमी की उपस्थिति में क्रिया करके लाल या भूरे रंग की परत बना लेती हैं, जिसे क्या कहते हैं, जंग का लगना कहते हैं। जिसे जंग कहते हैं, जंग लगना कह सकते हैं, जंग लगना कहते हैं। और इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं कुछ, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? तो जंग में क्या होता है, मैंने कहा जो वस्तु है, धातु जो होती है पॉइंट वाइज कार्य करते हैं। तो पॉइंट वाइज धातु जो है, धातु का भार बढ़ जाता है, धातु का भार बढ़ जाता है। और नंबर 2 यहां पर आते हैं, दूसरा पॉइंट, धातु का भार तो बढ़ ही जाता है और धातु का ऑक्सीकरण होने लगता है। धातु ऑक्सीजन जुड़ेगी, जल जुड़ेगा तो क्या होगा, धातु का ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होता है। और तीसरा पॉइंट हो जाएगा फिर यहां पर, संक्षारण कैसी क्रिया होती है ये पूछी जाती है। तो ये एक रासायनिक क्रिया, संक्षारण एक रासायनिक क्रिया है। ये भी पॉइंट एक फैक्ट बन जाता है। इसके फैक्ट हैं जो फैक्ट हम दिखा रहे हैं आपको जंग के। और अगला पॉइंट हमारा हो जाएगा क्या, संक्षारण एक रासायनिक क्रिया है। इसमें क्या होता है, इस एक प्रकार की ये कह सकते हैं कि कैथोड और एनोड इसमें दोनों बनते हैं। तो धातु जो होती है वो किसका कार्य करती है, धातु एनोड का कार्य करती है। धातु एनोड तथा वायुमंडल कैथोड का कार्य करता है, ये हो जाता है
तो धातु में जो धातु जो होती है वो एनोड का कार्य करेगी, ध्यान रखिएगा, और वायुमंडल जो होता है वो कैथोड का कार्य करता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी होती है। इसका अगला फैक्ट हो जाएगा, ये स्टार दे रहे हैं, और इस अगले पॉइंट पे अगर हम बात करें तो धातु ऑक्सीकृत होकर हमेशा धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, क्योंकि धातु का भार बढ़ जाता है, धातु ऑक्सीकृत होती है, और जब ऑक्सीकृत होती है तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, इसके इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे तो धीरे धीरे धातु का क्या हो जाता है, क्षय हो जाता है। तो धातु धीरे धीरे क्षय हो जाती है, क्षय हो जाती है, क्षय हो जाती है, ये एक अगला फैक्ट बन जाएगा। और धातु जो होगी यहाँ पर संचारण का सूत्र है, संचारण का सूत्र क्या होता है ये पूछा जाता है। तो इसके कुछ फैक्ट हैं वो मैंने लिखा दिए हैं। ये हो जाएगा Fe2O3 इंटू XH2O। यहाँ पे X की मात्रा का मतलब होता है यहाँ पे नमी जितनी ज्यादा होगी उस हिसाब से जल की मात्रा बढ़ या घट सकती है, ये आपको ध्यान रखना होता है। तो ये देखिए आपने धातु संचारण क्या होता है, जंग लगना। जंग लगना एक ऐसी क्रिया है कि उसमें ऑक्सीजन और अपचयन दोनों होते हैं। मैंने कहा इसमें होता क्या है, इसमें धातु या कोई धातु की वस्तुएं होती हैं, वो वायु और नमी की उपस्थिति में क्या हो जाती हैं, एक भूरे या लाल रंग की परत बना लेती है जिसे जंग कहा जाता है। और इसमें कुछ फैक्ट होते हैं जैसे पूछे जाते हैं, तो धातु का भार हमेशा क्या हो जाता है, इसमें संचारण में धातु का भार हमेशा बढ़ जाता है, वस्तु भारी हो जाती है, लेकिन पदार्थ धीरे धीरे क्षय हो जाता है। ध्यान रखिएगा, धातु का ऑक्सीजन हो जाता है, इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन निकलने से धातु धीरे धीरे क्षय हो जाती है। मैंने बता दिया संचारण एक रासायनिक क्रिया है। धातु इसमें धातु एनोड का और वायुमंडल जो होता है वो कैथोड का कार्य करता है। और धातु धीरे धीरे क्या हो जाती है, मैंने कहा क्षय हो जाती है। संचारण का सूत्र क्या होता है, Fe2O3 इंटू XH2 होता है। ये पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आता है संचारण से बचने के उपाय। तो इसके बचाव के उपाय क्या है, संचारण से बचने के उपाय। तो क्या उपाय होते हैं, संचारण से कैसे बचा जा सकता है, तो आपको पता है इसमें या तो पदार्थ का हम क्या करते हैं, धातु का या धातु पर पेंट लगाना, यानी पेंट लगाई जाती है। नंबर 2, धातु पर टिन का लेप कर दिया जाता है। टिन का लेप लगाना और धातु पर जिंक की परत चढ़ाना। धातु पर जिंक की परत चढ़ाना, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट रहता है। ये कहलाता है जस्तीकरण। क्या कहलाता है, जस्तीकरण, या इसी को हम क्या कहते हैं, जसद लेपन या यसद लेपन भी कहते हैं, या यसद लेपन कहा जाता है। यह फैक्ट बन जाता है धातु वाला। और इसके अलावा क्या होता है, इस पर ग्रीस का लेप लगाना, वार्निश चढ़ाना, और साथ ही साथ अगला हो जाएगा मोबिल ऑयल का लेप लगाना। तो ये कुछ फैक्ट बन जाते हैं जिनसे हम संचारण को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। अब इसके बाद अगला हमारा टॉपिक इस चैप्टर का ही बच जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, विकृति गंधिता कहते हैं। क्या कहते हैं, विकृति गंधिता। तो आइए उसको भी देख लेते, परिभाषा के रूप में देखते हैं। ये नोट कर लीजिएगा आप लोग। अगला टॉपिक हमारा है विकृति गंधिता। विकृति गंधिता को बोलते हैं रैंसिडिटी।
रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होती है? रेंसिडिटी क्या होती है? विकृति गंधिता। तो इसमें क्या होता है, कुछ तैलीय पदार्थ होते हैं, तैलीय पदार्थों को अगर हम ऑक्सीकृत होने के लिए छोड़ देते हैं, यानी कि हम कह लें कि जैसे कोई पदार्थ है, मैंने मान लिया कि जैसे चिप्स वगैरह आते हैं या नमकीन के पैकेट आते हैं या कुरकुरे वगैरह होते हैं, तो इनके पैकेट में अगर नाइट्रोजन ना भरी जाए तो ये क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। खराब क्यों होते हैं, कैसे होते हैं? तो इनको अगर ज्यादा समय तक वायु में अगर खुला छोड़ दिया जाता है तो इनमें तैलीय, क्योंकि ये तैलीय पदार्थ होते हैं, तैलीय पदार्थ होने के कारण इनका ऑक्सीकरण तेजी से हो जाता है, जिससे इनके रंग और गंध जो होते हैं वो बदल जाते हैं। तो जिसके कारण इसको क्या कहते हैं, विकृति गंधिता कहते हैं। तो तैल युक्त या तैलीय पदार्थ, तैलीय खाद्य पदार्थ, तैलीय खाद्य पदार्थ वायु तथा नमी में ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जिससे इनकी गंध व रंग में परिवर्तन आ जाता है। इसे क्या कहते हैं, विकृति गंधिता, विकृति गंधिता कहते हैं। तो ये हो जाता है विकृति गंधिता। ये टॉपिक भी कई बार पूछा गया है। रेंसिडिटी क्या होती है? तो रेंसिडिटी क्या होती है, तैल युक्त जो पदार्थ होते हैं, चिप्स वगैरह होते हैं, जो नूडल्स वगैरह होते हैं, अगर इनमें वायु आप देखते होंगे, इनसे बचाने के लिए क्या किया जाता है, पैकेटों में नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। अब जैसे आप चिप्स वगैरह लेते हैं तो उसमें गैस भरी होती है, उसका कारण यही होता है कि गैस जो होती है वो नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन अक्रिय गैस होती है, ऑक्सीकृत होने से बचाती है पदार्थ को, और पदार्थ को, खाद्य पदार्थों को, खासतौर से तैलीय पदार्थों को लंबा समय तक बचा के रखने में मदद करती है। तो वो नाइट्रोजन जो गैस के रूप में पैकेटों में पाई जाती है, उसका भी अपना रोल होता है। तो आई होप कि हमारा ये लेक्चर और हमारी ये चैप्टर की पूरी सीरीज आपको पसंद आई होगी। अगर आपको चैप्टर हमारे और टॉपिक हमारे लेक्चर्स पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करते रहें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। गुड बाय, थैंक यू।